ये एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ एन एक्सप्रेशन हैज़ 10 इक्वली लाइकली आउटकम्स। 10 इक्वली लाइकली आउटकम्स, सबसे पहले इस चीज़ का मतलब समझिए। इसका मतलब आपके पास कोई आप इवेंट करने जा रहे हैं और उसमें 10 आउटकम्स आ सकते हैं और तीनों की ही चांसेस बराबर हैं। मतलब जैसे कि आप हेड और टेल आप के लिए जाते हैं, कॉइन को उछालते हैं तो उसकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है। ऐसे ही इसमें भी जितने भी इवेंट्स होंगे हर किसी की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/10 1/10 1/10 है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी इवेंट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि जैसे कि मतलब 10 इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि बोला जाए कि रेड आए इसके साथ वाइट भी आए, इसके साथ ये भी आए, तो इस तरह से कुछ इवेंट्स इन्होंने मिक्स करके इन्होंने ए में कितने लिए हैं, टोटल 4 आउटकम्स लिए हुए हैं। तो ए में हैं हमारे 4 आउटकम्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो हमारी हो जाएगी 4/10। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि बी मस्ट हैव सो दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो बी में कितने आउटकम्स, जो टोटल 10 थे उनमें से कितने आउटकम्स लिए जाए कि जो ए और बी आपस में कैसे बने रहें, इंडिपेंडेंट बने रहें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो ये आपको जहाँ भी इंडिपेंडेंट वर्ड दिखाई दे, इंडिपेंडेंट कितने लोगों में बात कर रहे हैं, 2 लोगों में बात कर रहा हूँ, ए और बी में। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। यदि यहाँ पे 3 की बात कर रहे होते तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हो जाता है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की पता है कितनी है, 4/10 है। ठीक है, तो और इसकी भी प्रोबेबिलिटी भी जो भी होगी समथिंग अपॉन 10 टाइप की होगी। तो हम सपोज मान लेते हैं दिस इज x/10 टाइप की है। ओके, अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो वो भी आपकी समथिंग अपॉन 10 ही आएगी। ठीक है, सब कुछ डिवाइड बाई 10 में चल रहा है, या तो इसकी 1/10 आएगी, 2/10 3/10 4/10 इस तरह की कुछ भी आए, लेकिन समथिंग अपॉन 10 में ही आएगा। जैसे 5/10 आया। ठीक है, अब ये 1/2 मत समझिए इसको, 5/10 है। यदि आप 1/2 लिखते हो उसको 5/10 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुछ भी आएगा तो समथिंग अपॉन 10 आएगा। तो ऐसे ही मुझे x की वैल्यूज रखनी है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस वाले पार्ट को करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 2/5 इंटू x/10। ठीक है, और मुझे आंसर जो भी बनाना है वो समथिंग अपॉन 10 में बनाना है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है, यदि मैं ऑप्शन की हेल्प से आऊँ तो मेरा काफ़ी कुछ काम इजी हो जाएगा। जैसे मैं सबसे पहले ए ऑप्शन उठाता हूँ, मैं पहला दिया है 2। यदि मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट कर दूँ तो 2 और 2 4 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे नीचे 10 नहीं बचेगा। ऐसे बी ऑप्शन में यदि मान लो 3 पुट करता हूँ तो 3 से तो कहीं भी कोई चांस नहीं दिख रहा है। 4 या 8 में से कोई पुट करने की कोशिश करूँ तब भी यहाँ पे कोई चांस नहीं है। आपके पास डी ऑप्शन देखते हैं, डी में यदि मैं यहाँ पे 5 पुट कर देता हूँ, 5 से 5 कट जाएगा तो 2/10 आंसर आता है। और यदि मैं 10 पुट कर दूँ तो यहाँ पे 10/10 तो 2/5 हो जाएगा। ठीक है, और 2/5 है, यदि उसमें ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दिया जाए तो वो भी आपका नंबर क्या हो जाएगा, 4/10 ही तो बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ठीक है, और जो प्रोबेबिलिटी है वो कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती है। मतलब कभी ऐसा ना हो कि आपका कोई नंबर सपोज 6/5 आ गया और आपने 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और हो गया 12/10 12/10। ठीक है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो आपको क्या क्या मिला कि 5 और 10 के लिए सही है, अदरवाइज कोई भी ऑप्शन इसके लिए सेट नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन। यहाँ पर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। 3 आपको इक्वेशन दे रखी हैं और 3 ही उसमें वेरिएबल यूज किए गए हैं। एल एम एन जो है वो एज ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की तरह है और जिनका सम एक कंडीशन दे रखी है, जिनका सम इक्वल टू 0 को इक्वल है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा यहीं पे ध्यान दें। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 यदि मैं इसको ऐड कर दूं तो कितना हो रहा है, -1, और ये -1 और इसके साथ भी ऐड कर दूं तो यहाँ पे टोटल 0 हो जाएगा। ऐसे इसमें भी देखता हूँ तो ये टोटल यहाँ पर भी 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। लेकिन इन तीनों को ऐड करके जब यहाँ पर लिखूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा L + M + N। ठीक है, तो कुल मिलाकर पहली इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन, लेकिन जो हम अब थर्ड इक्वेशन है वो मैं कैसे लिख रहा हूँ, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, इन तीनों को जोड़कर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो तीनों को यदि जोड़ रहा हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 0x 0y 0z
इक्वल टू एल प्लस एम प्लस एन, और जो इसकी जो वैल्यू है किसके बराबर दे रखी है, 0 को इक्वल दे रखी है। तो पहले तो मैंने यहीं पे रिड्यूस कर लिया, और अब इसी को मैं ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स बनाऊंगा, तो वहाँ पे इसमें क्या क्या फ़र्क पड़ जाएगा आपके लिए साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ के एलिमेंट्स तो आपको वैसे ही लिखे हुए हैं और ये आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। आप इसमें किसी का मल्टीप्लाई करके नीचे वाली इक्वेशन नहीं बना सकते हो, और नीचे वाले मल्टीप्लाई करके ऊपर वाली नहीं बना सकते हो। तो ऊपर एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन जो थर्ड इक्वेशन थी वो हमारी ऊपर दोनों से डिपेंडेंट थी, ठीक है। और इससे हमारे क्या हुआ कि ए ऑगमेंटेड जब भी बनाएंगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पर भी नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे आपके। तो आप रैंक ऑफ जब ए निकालेंगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा रैंक ऑफ ए कितनी आएगी 2, और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी जब निकालेंगे तो ये टोटल 0 है, तब भी आपकी कितनी आएगी 2 आएगी। और ये दोनों ही आपस में क्या है कि लेस दैन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बाई बी ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है। यदि इक्वल है तो इसका मतलब सॉल्यूशन हमारा कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन तो मिलेगा, ठीक है। अब सॉल्यूशन मिलेगा तो दो चीज़ें हो गई हमारे सामने, एक है यूनिक सॉल्यूशन के लिए, इनफाइनाइट में नहीं। तो अब ये चेक करना होगा कि जो हमारा रैंक आया हुआ है वो क्या नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर है या उससे छोटा है। यदि उससे छोटा है तो हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो इनफाइनाइटली मैनिपुलेट हो जाता है। और ये जो नंबर है रैंक और नंबर ऑफ वेरिएबल आपस में इक्वल होते हैं तो हमारा सॉल्यूशन मिलता यूनिक, ठीक है। तो इसमें कौन सा आपका आंसर हो गया, इनफाइनाइट मैनी, सी ऑप्शन हो गया आपका। इस क्वेश्चन को देखें, एक आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सारा प्लस 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 में दिया हुआ है, और लास्ट में ऐड करके उसका आंसर बताना है, मतलब फाइनली इसके जो टर्म्स दे रखे हैं उनको सम करके बताना है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर पार्ट में दिया हुआ है, तो डिनोमिनेटर पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमेशा ही उसके न्यूमरेटर पार्ट में जाते हैं। तो न्यूमरेटर पार्ट कैसे बनाया जाएगा, उसके कंजुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक टर्म उठा लेते हैं पहले, उसी हिसाब से पीछे के भी पैटर्न्स होते हैं हमारे। तो जो ये दिया हुआ है वो है हमारा 2√1 प्लस 1√2, इसका कंजुगेट करते हैं तो ये हो जाएगा 2√1 माइनस 1√2 डिवाइडेड बाई 2√1 माइनस 1√2। ये कितने के इक्वल हो जाएगा, ऊपर वाला तो ऐसे ही लिख लिया जाए, माइनस 1√2। अब यदि नीचे देखा जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगेगा, तो ये 2 दूनी 4 और अंडर रूट 1 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, माइनस दिस इंटू दिस, तो कुल मिला के बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 2। तो 4 माइनस 2 जो होता है वो टोटल कितने के इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। और 2 को इसी यदि हम डिवाइड करें तो ये हमारे पास अंडर1 बचेगा, और माइनस √2/2 कितना हो जाएगा 1/√2। ये मिल गया। ऐसे मैं इसके नीचे वाला वो सेकंड वाला देखता हूँ। सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है, 3√2 प्लस 2√3, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये 3√2 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 3√2 माइनस 2√3। अब इनका यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर तो सेम वैसे ही लिखा जाएगा, 3√2 माइनस का 2√3 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, माइनस बी स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 3 12। ये टोटल कितने के बराबर हो जाएगा, इक्वल टू 6, 12 माइनस 12 इक्वल टू 6। अब 6 से यदि डिवाइड करता हूँ तो 3 दूनी 6 डिवाइडेड बाई 2, अंडर√2/2 कितना हो जाएगा 1/√2, माइनस का साइन आएगा। अब इसको डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो 2 3 जा 6, डिवाइड में 3 आएगा, अंडर√3/3 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सारे आगे टर्म्स बनेंगे। जो सबसे आखिरी वाला होगा वो आप समझ गए होंगे क्या चीज़ लिखी जाएगी, डॉट डॉट कर लेते हैं हम लोग। तो 1/25√24 प्लस 24√25, इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे। पहला वाला टर्म देखो यहाँ पे कितना आ रहा था, 2√1 आ रहा था, तो यहाँ पे केवल √1 आया, ठीक है। 3√2 आ रहा है तो 1/√2 आ रहा है, तो ऐसे ही जब यहाँ पे लिया जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 1/√24। और इस वाले में क्या लिया जा रहा था, √2 √2 √3 √3, तो यहाँ पे अंडर√25 है तो यहाँ पे अंडर√25 आएगा, डॉट 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 डॉट, ओके। तो अब यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला टर्म ये वाला कैंसिल हो गया,
ऐसे ये वाला यहाँ से कुछ कैंसिल होगा और ये वाला जो है वो यहाँ से कहीं कैंसिल होगा, तो हमारे पास बचा √1 और ये माइनस का 1/√5। तो √1 माइनस 1/√25 ये हो जाएगा 1 माइनस का 1/5। सॉल्व करोगे तो 4/5 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? बी ऑप्शन में दिया हुआ है। क्लियर? इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। इन अ ग्रुप ऑफ 200 स्टूडेंट्स टोटल हमारे पास 200, द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्कोर्स वर फाउंड टू बी 40 एंड 15। ठीक है, तो लिख लेता हूँ कि मीन आपको कितना दे रखा है? 40 दे रखा है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आपको 15 दे रखा है। Later on it was found that two scores 43 and 35 were misread as 34 and 53 respectively the corrected mean of the scores। ठीक है, हुआ क्या कि जब हम 200 बच्चों के नंबर्स को जब इकट्ठा कर रहे थे, मतलब उनको जब काउंट कर रहे थे, काउंट का मतलब उनका एडिशन कर रहे थे, तो उस टाइम क्या हुआ कि टू स्कोर्स 43 और 35 वर मिसरीड एज, मतलब 43 को 34 एंट्री हो गई है और 35 की 53 एंट्री हो गई, मतलब जो आपने आंसर निकाला है उसमें 34 एंड 53 इंक्लूड हो गया है, जबकि क्या होना चाहिए था 43 एंड 35। ठीक है, तो मीन आपको दे रखा है और नंबर आपको कितने दे रखे हैं? एन की वैल्यू टोटल 200 दे रखी है। तो मीन का मतलब होता है एवरेज। ठीक है, तो आपका इनका सम यदि निकाला जाए तो क्या हो जाता है? एन इंटू एवरेज। तो एन इंटू एवरेज से आपका कितना निकला जाएगा? 200 इंटू 40। तो 200 इंटू 40, अभी इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, बाद में देखेंगे। ठीक है, तो अब इसमें से क्या करना है? जो आपका गलत एंट्री हो चुका है पहले तो आप उसको निकालिए। ठीक है, तो यदि मैं उसको निकाल देता हूँ, उसको निकालूंगा तो 34 निकालूंगा और 53 निकालूंगा। अब उसके बाद क्या करना है? मुझे सही वाला जो है एक्चुअली जो होना चाहिए था वो 43, 35, इनको इंसर्ट करूँगा। इंसर्ट का मतलब ऐड कर दूँगा। अब जो इतना जो टोटल आएगा ये हमारा अब करेक्टेड सम हो जाएगा, मतलब कि जो एक्चुअल में 200 बच्चों का सम होना चाहिए था वो अब एक्चुअल ये वाला है। ठीक है, तो क्या है, मैंने गलत वाले सम को निकाल दिया और सही वालों को ऐड कर दिया। ठीक है, अब जितना भी करेक्टेड सम आएगा, करेक्टेड सम जो सम आएगा उसमें क्या कर दूं? 200 से यदि मैं डिवाइड कर दूंगा तो आपका क्या निकल आएगा? करेक्टेड मीन निकल आएगा। क्लियर? ठीक है, तो आप करेक्टेड सम कितना हमारे पास? 200 गुणा 40। ठीक है, और यहाँ पे टोटल देख लेते हैं। यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है? 34 और 43 में प्लस का 9 और माइनस 53 और 35, ये माइनस 18 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसको माइनस 18 कर लिया, डिवाइडेड बाई 200। तो यदि सबको अलग अलग कर लेते हैं, पहले इसमें डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ से तो 40 वैसे ही आ रहा था। ठीक है, और यहाँ का डिफरेंस कितना है? 9 और माइनस 18, माइनस 9, और इसमें 200 से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये 40 माइनस इसको कर लेता हूँ डिवाइड, तो 0.9/2 4.5 होता है, तो ये आ जाएगा 0.045। यदि मैं इसको घटा दूँ तो ये आ जाएगा 39.955। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको दे रखा होगा, उससे मैच कर लीजिए किस में मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो कुल मिला के हमें एक चीज़ देखने को मिली कि स्टैंडर्ड डेविएशन का इसमें कोई भी यूज नहीं था, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था। ठीक है, अदरवाइज आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये थोड़ा सा दिखने में कठिन सा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको क्या दिया हो। लेट x0 y0 बी द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशन। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन आपके पास ये है, मतलब आपको x0 y0 मतलब एक आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता हो। ठीक है, सॉरी ये xn लिख दिया है, 2 ये x लिखा हुआ है। ठीक है, तो x और y में केवल दिया हुआ है। अब इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ये पावर पहली बात तो चढ़ा हुआ है, तो पावर को नीचे उतारने के लिए सबसे अच्छा सिस्टम होता है इसका लॉग ले लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसका मैं पहले लॉग लेता हूँ। तो ये कैसे लॉग हो जाएगा? ln2 और ये ln2x, ये क्या हो जाएगा? ln3, ये हो जाएगा ln3/। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ का लेता हूँ, यदि इसको लेता हूँ तो ये हो जाएगा ln x और ये ln3, ये हो जाएगा lny और ये हो जाएगा ln2। और आपको फाइंड आउट क्या करना है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड x0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन में x0 के y0 भी पूछ सकते हैं, दोनों इसलिए नहीं दे रखा है,
दोनों ही दिए देखेंगे, आप लोग क्या करोगे, एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पुट करके इसको साइड करके आंसर निकाल लेते हैं। इसलिए दोनों ही नहीं पूछी गई है, आपको केवल एक पूछी गई और हमेशा एक ही पूछी जाती है इसमें, या तो x0 पूछते हैं या तो y0 पूछते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी अभी एक बार ट्राई कर लोगे तो उसके बाद आंसर याद हो जाते हैं, लेकिन पहले सीख लेते हैं ये आएगा कैसे। तो ये मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन का लॉग ले लिया इस टाइम। लॉग लेने के बाद देखो, लॉग के फॉर्मूले पहली बात आने चाहिए, कैसे लॉग लेते हैं ये आना चाहिए। यदि ये चीज़ नहीं आती है तो आप सिलेक्शन के लायक ही नहीं, पहली बात तो। ठीक है, तो ये चीज़ पहले अच्छे से रिपीट कर लीजिए कि अच्छा हमें लॉग कैसे लेते हैं इसमें। ठीक है, तो पावर अपने आप आगे आ जाती है, तो पावर आगे आ जाएगी, तो उसी वजह से ये log 2 आगे आ गया, इसका log 3 आगे आ गया, इसका ln x आगे आ गया, इसका ln y आगे आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि यहाँ पर मुझे दो इक्वेशन है, तो दो इक्वेशन में से या तो y की वैल्यू उठा के इसमें रख लेते हैं या तो x की वैल्यू उठा के इसमें रख लेते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। तो किस में से ज़्यादा ईजी लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ ln 3y, तो ये ln y है हमारा। ठीक है, तो कोशिश करता हूँ ln x यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, ln x इक्वल टू ln y ln 2 डिवाइडेड बाई ln 3। ठीक है, तो अब ऐसे इधर देख लेता हूँ, ln x यहाँ पुट करना है, तो ln x पहले यहाँ तो सही से नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ln 2x, तो log a इंटू बी का आप फॉर्मूला जानते हो, log a प्लस log b हो जाता है, तो हिसाब से इनको थोड़ा सा सही से लिख लेता हूँ, log 2 एंड log 2 प्लस log x, ऐसे इसको भी लिख लेता हूँ, ये तो ऑलरेडी सही है। log ऑफ ln में लिख रहे हैं तो ln ही लिखे हैं, ln 3 प्लस ln y। अब ये वाली जो वैल्यू है इस यहाँ पुट कर लेता हूँ मैं, तो ln x यहाँ पर आ रहा है, तो दिस इज ln 2 ये हो जाएगा ln y ln 2 अपॉन ln 3 इक्वल टू ln 3 प्लस ln y हो गया। तो अब यहाँ से x तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, अब बचा के हमारे पास y, तो उठा के क्या करते हैं, तो y के टर्म्स सारे एक साथ ले आता हूँ, तो y कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है, तो ln y के टर्म्स एक साथ लाता हूँ, तो यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई भी होगा, तो ln y। ठीक है, और ये होगा ln 2 दो बार है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ln 3, ये वाला इधर आ जाएगा, तो माइनस का ln y इंटू ln 3, क्योंकि इसका भी मल्टीप्लाई होगा दिस। इधर क्या बचेगा हमारे पास, ln 3 बचेगा दो बार, तो स्क्वायर ln 3 का मल्टीप्लाई हो गया, और ये भी आएगा, तो दिस इज ln 2, तो ln 2 का होल स्क्वायर, यहाँ तक आ गए। अब क्या करते हैं, तो ln y कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो ln y कॉमन लेता हूँ, तो ऐसे ले लेता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ। ठीक है, और क्योंकि इसके बाहर आ गया तो ये वाला भी क्या कर देते हैं, हटा के इसको बाहर कर देते हैं। log 3 इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ln 2 का होल स्क्वायर, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो ln 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ln 3, ब्रैकेट बंद। अब इसको मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, इसमें भी कुछ चेंज ही नहीं किया मैंने, कॉपी कर लिया। अब देखो यहाँ पर ये दोनों काफ़ी कुछ मैच कर रहे हैं, फ़र्क केवल कितने का है, माइनस साइन का फ़र्क है, तो ये दोनों कट जाएंगे, माइनस का साइन बचेगा। ठीक है, और इसका मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो माइनस का ln 3 के इक्वल आ जाएगा आपके, माइनस ln 3। तो यहाँ से आपको, और ये कैसे लिख सकते हो, ln माइनस ऊपर चला जाएगा तो 3 इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ से आप कंपेयर कर लीजिए, तो y की वैल्यू आपको दिख रहा होगा, 3 इनवर्स मतलब 1/3 होता है। अच्छा, तो ये तो आपका y की वैल्यू मिला मुझे, अब मुझे x की वैल्यू भी चाहिए। ठीक है, तो मुझे ये काम ये करना चाहिए था कि log y की वैल्यू पुट करते तो हमारी इसी कैलकुलेशन में ही आंसर निकल आता। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा ln x की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो ये जो हमने ये बनाया था स्टार, इसी में ये वाली वैल्यू पुट करता हूँ, तो ln x इक्वल टू ln y की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस log 3। ठीक है, और ये हमारे पास ln 2 और ये है ln 3, तो ln 3 कैंसिल हो गया, तो माइनस अंदर जाएगा, तो ये आपको साफ साफ पता होगा कि ये 2 इन्वर्स हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 इन्वर्स का मतलब 1/2, तो दूसरा आंसर मुझे यहाँ से मिल गया। ठीक है, तो अब दोनों ही आंसर आपको याद कर लीजिए,
क्योंकि पेपर में ये करने में काफ़ी समय लग जाता है। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है, y की वैल्यू 1/3 आ रही है। और आपको याद भी रहेगा यहाँ पर x के साथ क्या यूज कर रहे हैं, 2 यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर y के साथ क्या यूज कर रहे हैं, 3 यूज कर रहे हैं। तो आपको ऐसे आंसर याद रखिएगा कि x के लिए आंसर 1/2 है और y के लिए आंसर 1/3 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में x0 पूछा गया था, x0 1/2 निकल कर आया गया, तो आपका आंसर हो गया C। ये एक स्टैट्स का क्वेश्चन है, देखते हैं। लेट x1 x2 एंड xn बी n ऑब्जर्वेशंस सच दैट समेशन ऑफ xi, मतलब उनका जो सम है वो 80 आ रहा है और उनके स्क्वायर्स का जो सम है वो 400 आ रहा है। देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n की पॉसिबल वैल्यूज की वो बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू आपकी क्या क्या है, 10, 15, 20, 60, इनमें से कोई एक है और 3 गलत हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास ये फॉर्मूले टाइप का होता है, ये समेशन ऑफ xi का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, ठीक है, इज ग्रेटर देन समेशन ऑफ xi अपॉन n का होल स्क्वायर, ठीक है। जिन्होंने स्टेट्स थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो उन्होंने वेरिएंस पढ़ा होगा, और वेरिएंस आपको पता होगा कि हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये वेरिएंस से ही निकल के आया हुआ है, ठीक है। मैं वेरिएंस से ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहता, तो वेरिएंस का मैं डायरेक्ट सीधा ये कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, और उसको ही यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे समेशन ऑफ xi स्क्वायर आपको 400 दे रखा है, n की वैल्यू अभी आपको पता नहीं है, ग्रेटर देन समेशन ऑफ xi आपको 80 दे रखा है और ये n दे रखा है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। और सॉल्व करता हूँ तो 400 अपॉन n ग्रेटर देन दिस इज 80 इंटू 80 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, राइट। तो देखो आप 10 से दोनों पे डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 10 पॉजिटिव नंबर थे, इक्वलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दिस फिर 10 से डिवाइड कर दीजिए दिस, ठीक है। और 4 ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो 4 2 जा 8 होता है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं। n जो है ऑब्जर्वेशन, मतलब n की वैल्यू जो 1 हो, स्टार्टिंग आपसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही होगी, n भी कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो इसलिए आप इस n से ये वाला एक n कम कर सकते हैं, ठीक है। तो n तो यहाँ पर पहुँच गया, n इज ग्रेटर देन, और दूसरा क्या है 8 दूनी 16 है, तो ये आपका यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आया कि n की जो भी वैल्यू होगी वो 16 से बड़ी होगी, ठीक है। अब 16 से यदि बड़ी है तो 16 से वैल्यू क्या बड़ी हो सकती है, ऐसे आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, 10, 15, 20 और 8, तो आपके 3 ऑप्शन तो गलत हैं, 1, 2, 3, तो ऑप्शन क्या बचा आपके पास, केवल 20। इसका क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही आता है, या तो मतलब कि पॉसिबल वैल्यूज आपकी क्या क्या हो सकती हैं, 17, 18, 19, 20, 21 एंड सो ऑन, जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबके लिए ये क्या रहेगा, ट्रू बना रहेगा। 17 से छोटी जो वैल्यू है उनके लिए फॉल्स हो जाएगा, तो आपका आंसर सी हो गया। और ये एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, निमसेट का आया हुआ क्वेश्चन है, और इम्पॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आया हुआ है, तो उस पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट रहा ही। जिसने सॉल्व कर लिया उसको नंबर मिले होंगे, जिसने सॉल्व नहीं कर पाया उसको नंबर नहीं मिले होंगे। क्वेश्चन कठिन है थोड़ा सा, देखते हैं, इसको काफ़ी ईजी बनाने की हम कोशिश करेंगे। आउट ऑफ 2n+1 टिकट्स हो जाएंगे, विच आर कंजुगेटिवली नंबर, ठीक है। मतलब 2n+ आपके पास टिकट है, n की वैल्यू यदि आप सपोज 10 रखते हैं तो टोटल 21 टिकट हो जाएंगी, तो उनमें 1 2 3 4 5 एंड 21 तक नंबर पड़े हुए हैं, ठीक है। n की वैल्यू आप चेंज करते रहिए तो ऐसे ही क्वेश्चन आपका चेंज होता रहेगा। आगे दे रखा है 3 आर डन एट रैंडम, जितनी भी टिकट्स थी उनमें से आपने क्या किया, बाई डिफ़ॉल्ट मतलब एट रैंडम आपने 3 उसमें से टिकट्स निकाली। देन द प्रोबेबिलिटी दैट, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है क्या, कि जो आपने नंबर निकाले हुए हैं, द नंबर ऑन देम आर इन AP, जो आपने 3 नंबर निकाले हुए हैं वो तीनों एक AP सीरीज को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा तो हर बार तो नहीं होगा, लेकिन एक संयोग हो भी सकता है कि इसमें एक AP सीरीज जनरेट हो जाए, ठीक है। जैसे आपके पास 1 से लेकर 10 नंबर हैं सपोज, और आपने 3 पत्ते निकाले, मान लो एक 2 निकल आया, एक 4 निकल आया, एक 6 निकल आया, तो AP होगा, और ये चांसेस है कहीं ना कहीं, तो उसी चीज़ की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम कुछ एक न्यूमेरिकल वैल्यू पे काम करते हैं, तो हम n = 1 पे काम करते हैं, ठीक है। n = 1 पे यदि काम किया जाए तो 2n+1 जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, तो आपके पास टोटल 3 टिकट्स हैं। नंबरिंग आप कर लेते हैं 1 2 3, हमारे पास 3 नंबर हो गए, ठीक है। अब नंबर 3 है और 3 में से 3 ही उठाने हैं, ठीक है। तो आप पहले बात तो टोटल कितने तरीके हैं, 3 में से 3 ही उठाने के, तो सीधा एक ही तरीका है, या 3C3 कर लीजिए या सीधा सीधा 1 कर लीजिए, ठीक है। और जो नंबर आपके पास आए उसमें से ऐसे आउटकम्स बनाने हैं जो कि AP बना रहे हो, ठीक है। तो 1 2 3 एक AP जनरेट करते हैं, बिल्कुल, और कितने बनाएंगे, एक ही बनाएगा, तो ये 1/1, तो ये 100% चांस है कि आपने n = 1 लिया है और पत्ते पे 1 2 3 लिखा है, उसमें से 3 पत्ते निकालोगे, हमेशा AP ही जनरेट करेगा, तो इसमें तो कोई किसी को डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब यदि n की वैल्यू 1 आंसर में पुट करें तो आंसर हमारा 1 आना चाहिए,
तो चेक करते हैं। यदि मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ तो 4n स्क्वायर माइनस 1 डिनोमीटर हर जगह दिया हुआ है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 - 1 3 होता है, ठीक है। तो चलो ये हो गया हमारा 1/3, ये हो गया n की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो ये भी हो गया 1/3, और यहाँ पे पुट करूँगा तो ये हो गया 3/3 जो कि 1 के इक्वल है, और ये भी हो गया हमारा 3/3 जो कि 1 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि हमारे दो आंसर गलत है, पहला दूसरा। तो अभी तक हमारे पास दो आंसर जिंदा हैं। अब जिंदा हैं तो n की वैल्यू चेंज कर लेते हैं। तो n की वैल्यू अब की बार हम 2 पुट करते हैं, तो 2 पुट करेंगे तो 2n + 1 की वैल्यू हो जाएगी 5। तो हमारे पास पत्ते पे नंबर कर लीजिए 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो अब 5 में से 3 पत्ते आपको निकालने हैं, तो टोटल कितने तरीके से निकाल सकते हो, 5c3। तो 5c3 होता है 5c2 के इक्वल, और ये हो जाएगा 5 चौको 20/2 = 10, ठीक है। अब ऊपर आप टोटल AP देखनी पड़ेगी कितनी बनेगी, ठीक है। तो टोटल 10 तरीके से आप पत्ते उनको निकाल सकते थे 3-3, और उन 10 में से कितने AP जनरेट करेंगे वो चीज़ हमें देखनी है, ठीक है। आप शुरू के 3 नंबर ले लीजिए 1 2 3, एक बनेगा 1 2 3, दूसरा ले लीजिए 2 3 4, ये भी एक AP बनेगा, अगला ले लीजिए 3 4 5, ये भी एक AP बनेगा, और यदि 1 3 5 ये एक ले लिया जाए तो ये एक ऑलरेडी ये भी एक AP जनरेट करेगा, ठीक है। तो आपके पास टोटल 4 AP बनेंगे, इसके अलावा आप कुछ भी कोशिश कर लीजिए और कोई AP नहीं बनेगी। तो कुल मिला के ये हो गया 4, ठीक है, मतलब आंसर हो गया 4/10। 4/10 का मतलब हो गया 2/5। तो आपके और n की वैल्यू क्या पुट करने जा रहे हैं, 2। तो इनमें आप 2 पुट करते हैं, तो इसमें यदि 2 पुट करेंगे 2 दूनी 4, 4 3 12 होता है, और नीचे 2 दूनी 4 चौको 16 में से 1 गया 15 होता है, ठीक है। और इसमें पुट यदि करते हैं तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, और नीचे तो 15 आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 × 15, 2/5, ये सी मैच कर रहा है, और इसको यदि सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है हमारा 4/5। तो यहाँ से क्या हो गया, सी ऑप्शन भी हमारा खत्म हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, केवल डी ऑप्शन, ठीक है। तो डी आंसर हो जाएगा फाइनली। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, 2n + 1 टिकट्स थी, हमारी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। तो जो भी क्वेश्चन चाहे प्रोबेबिलिटी हो चाहे पूरी मैथ में, यदि आपको कोई अलजेब्रिक टाइप क्वेश्चन दिया है तो पूरी कोशिश कीजिए उसको न्यूमेरिकली चेंज करने में। तो न्यूमेरिकली चेंज कैसे करेंगे वो प्रैक्टिस करने पे आता है, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं, धीरे धीरे और प्रैक्टिस करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। इसको देखते हैं, थोड़ा कठिन सा क्वेश्चन है। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द, एक इक्वेशन दे रखी है जिसमें p इज नॉन जीरो रियल नंबर। दूसरा क्या दे रखा है, अल्फ़ा की पावर 4 एंड बीटा की पावर 4 आर द रूट्स ऑफ द दिस इक्वेशन। फिर आपसे पूछा जा रहा है देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर। अब वो रूट्स के आंसर्स डायरेक्ट नहीं पूछे जा रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, पूछा जा रहा है कि वो रियल अनइक्वल हैं या इक्वल जीरो हैं या इमेजिनरी हैं या इक्वल नॉन जीरो हैं, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना है। अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर इसको हम 1 कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं, और इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम 1 की बात कर लेते हैं। तो 1 में यदि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू देखी जाए तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो माइनस का 2p/2, कुल मिला के माइनस का p बचेगा, ठीक। दोनों का प्रोडक्ट कर लिया जाए तो प्रोडक्ट c/a होता है, तो मतलब p²/2 हो जाएगा, क्लियर। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन के आपके रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा की पावर 4 एंड बीटा की पावर 4। तो रूट्स का जो सम आएगा तो माइनस का b/a के इक्वल होता है, तो यहाँ से कितना जाएगा, r निकल के आएगा। और दोनों का यदि प्रोडक्ट कर दिया जाए, मतलब रूट्स के प्रोडक्ट कर दिया जाए तो c/a, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, s निकल के आएगा, ठीक है। अब आ जाइए थर्ड पर। थर्ड पर हम मान लेते हैं इसके जो रूट हैं वो r1 और r2 है। तो r1 + r2 रूट के सम निकाल लेता हूँ। यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 4, कुल मिला के 2p² आ जाएगा, ठीक है। और दोनों का प्रोडक्ट यदि कर दिया जाए तो वो c/a होता है, तो यहाँ पे p की पावर 4 - 2r / 2 इतना हो जाएगा, ओके। तो यहाँ तो जैसे 2p² है तो p कैसा दे रखा था आपको, नॉन जीरो रियल नंबर दे रखा था, ठीक है। तो p नॉन जीरो है तो p² भी नॉन जीरो होगा। तो ये तो क्लियर है कि r1 + r2 की जो वैल्यू है वो जीरो के इक्वल नहीं है। दूसरा इधर देख लेता हूँ, यहाँ पे p की पावर 4 - 2r/2 ये कुछ दे रखा है। तो यहाँ पे p²/2, तो p² की वैल्यू यहाँ से यदि देखी जाए तो p² की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2α × बीटा। तो यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ, तो p की पावर 4 यदि यहाँ से निकाल लेता हूँ, p की पावर 4 = 4 α² β², ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 α² β² माइनस
और देखते हैं आर की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये हो जाएगा 2 ऑफ अल्फ़ा की पावर 4 एंड बीटा की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2। सॉरी, ये प्लस का साइन है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ हो रहा है तो दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पर ऐसे कर दीजिए। ठीक है, अब इस 2 का मैं डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये बचेगा हमारे पास 2 अल्फ़ा की पावर 2 एंड बीटा की पावर 2 माइनस अल्फ़ा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4। ठीक है, तो यदि मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो अब साफ दिख रहा होगा कि ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ठीक है, थोड़ा आगे और प्रोसीड करता हूँ, तो अल्फ़ा की पावर 2 बीटा की पावर 2 भी यहाँ कहीं नहीं दे रखा है, तो ऐसे इसको ऐसे लिख लेता हूँ कि दिस इज़ अल्फ़ा स्क्वायर, सॉरी, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऐसे लिख लिया मैंने, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी रखी है, माइनस पी, स्क्वायर कर दोगे तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा आपका, और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, तो 2 अल्फ़ा बीटा तो की वैल्यू कितनी है, पी स्क्वायर, तो ये आपकी वैल्यू होगी माइनस का पी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, तो पी स्क्वायर में से पी स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा, 0। तो अब यहाँ पे देखो रिजल्ट देख लीजिए, R1 R2 का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेता हूँ कि R1 और R2 का मैंने मल्टीप्लाई किया, 0 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों 0 तो नहीं हो सकते हैं, दोनों यदि 0 होंगे तो इनका सम 0 हो जाएगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब R1 और R2 में से एक 0 है, केवल एक 0 है, हम क्या कर लेते हैं, लेट R1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि R2 की जो वैल्यू होगी वो 0 नहीं होगी। ठीक है, एक चीज़ क्लियर हो गई, तो इसका मतलब दोनों कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे पहली बात तो। ठीक है, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, ए, रियल होंगे, और कैसे होंगे, ये अनइक्वल होंगे। ठीक है, और ये पी पे डिपेंडेंसी है, इसमें मेजरली ऐसा आंसर नहीं आएगा। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन इसी बेस पे होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आंसर जो आना था वो रियल, अनइक्वल, इक्वल 0 एंड इक्वल नॉन 0 टाइप का आना था। तो इसमें जो तो यहाँ पर रिजल्ट जहाँ तक पहुँचे, तो वहाँ से रिजल्ट को फिर आपने कंपेयर किया, कंपेयर करने के पता चला कि R1 R2 का रिजल्ट तो 0 आ रहा है, बट उसमें दोनों 0 नहीं हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि R1 प्लस R2 की वैल्यू है वो नॉन 0 है। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं कहाँ पे आंसर पे पहुँच गया, ए ऑप्शन, रियल एंड अनइक्वल। आइए इस क्वेश्चन को देखा जाए, दिया हुआ है 2 इक्वेशन आपको दे रखी है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी, दोनों को जोड़ के बताना है। ठीक है, सिंपल सा है, कर लीजिएगा। चलो हम भी कर लेते हैं थोड़ा सा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इतना आसान नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना होगा, मुझे पहली इक्वेशन से मैं क्या करता हूँ, x कॉमन लेता हूँ। ठीक है, x कॉमन ले लूँगा तो x यहाँ से निकल ही नहीं पाएगा, अंडर रूट x कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो अंडर रूट x कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पे बचेगा क्या, एक तो x बचेगा, एक अंडर रूट x बचेगा, क्योंकि 2x थे, उसमें से एक x में से आधा इधर चला गया। यहाँ पे क्या बचेगा, अंडर रूट x तो चला गया, एक बाई बचेगा और एक अंडर रूट बाई बचेगा, यह है 336। ये क्वेश्चन नंबर 1 थी हमारी। ऐसे ही इससे मैं क्या करूँ, अंडर रूट बाई कॉमन ले लेता हूँ, तो अंडर रूट बाई यदि कॉमन ले लूँ तो ये एक बाई बचेगा, एक अंडर रूट बाई बचेगा, प्लस यहाँ से अंडर रूट बाई तो चला गया, एक x बचेगा, एक अंडर रूट x बचेगा, और ये हो जाएगा 112। अब इनको क्या कर लेता हूँ कि ये जो नंबर है और ये जो नंबर है, इनको उठा के यदि मैं पीछे रख दूँ तो ये दोनों वैल्यू आपस में सेम हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जब दोनों वैल्यू सेम हो गई तो इधर वाली भी वैल्यू सेम हो जाएंगी, तो कुल मिला के हमको क्या मिला, 336 बटे अंडर रूट एक्स और 112 बटे अंडर रूट बाई, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो 112 में 3 का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा, तो 112 तियाँ। ठीक है, तो 112 तियाँ ये इतना हो गया, तो कुल मिला के 3 अंडर रूट बाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स, तो यहाँ से आपको मिल गया 9 बाई इक्वल टू एक्स, ये चीज़ मिल गई आपको। अब इसी का यूज क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 में कर लीजिए। ठीक है, तो x की वैल्यू 9 बाई यूज करना है, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेता हूँ, तो 9 बाई का मतलब हो गया 81 बाई स्क्वायर, प्लस x की वैल्यू यदि 9 बाई यहाँ पे पुट करूँगा तो ये तो इतना हो गया 9 बाई स्क्वायर इक्वल टू 336, 81 बाई स्क्वायर प्लस 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 3, एक बाई बाहर आ जाएगा,
तो 3/² इक्वल टू 336। 81 और 3 कितना होता है 84/² इक्वल टू 336। तो बाई² तो ये 8 चौकू 32, ये 4 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ से बाई की जो वैल्यू है वो +-2 आएगी, ठीक है, +-2। एक्चुअली क्वेश्चन मैंने आधा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है x एंड बाई आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ x एंड बाई आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है कि मुझे केवल बाई की वैल्यू 2 लेनी है, -2 नहीं लेनी है। तो बाई की वैल्यू आपको 2 मिल गई, तो बाई की वैल्यू 2 मिल गई, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो x की वैल्यू आपको साफ साफ दिख रहा होगा, कितनी हो जाएगी 9 मतलब x इक्वल टू 9 है, तो यहाँ से आपको मिल गया 18। बाई की वैल्यू पता हो गई, x की वैल्यू पता हो गई, तो आपको फाइंड क्या करना था x प्लस वाई, तो ये कितना हो जाएगा 20, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया आंसर। इस क्वेश्चन में क्या है, इफ़ x इज सो स्मॉल, x इतना छोटा है दैट x² एंड हायर पावर्स ऑफ x कैन बी निगलेक्टेड, ठीक है। एक एक्सप्रेशन है, इसको जब हम एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, मतलब फुल्ली एक्सपेंड कर देंगे, तो उसमें जितनी भी x² या उससे ऊपर की पावर है उनको हम निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे कि आपका 0.001 है सपोज x की वैल्यू, यदि स्क्वायर कर दोगे तो और भी छोटा नंबर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको x² या उससे ऊपर की पावर है उसको निगलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं एक फार्मूला देख लेता हूँ, 1 + x की पावर n, ये एक इन्फाइनाइट टर्म्स का फार्मूला है। ये 1 + nx + n(n-1/2 x² प्लस n ... सो ऑन, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि मुझे 1 + nx तक केवल इतना ही लेना है और पीछे वाले टर्म्स का मुझे कोई यूज नहीं करना है, ठीक है, मतलब ये नेगलेक्ट कर दिए जाएंगे। तो मुझे यूज केवल क्या करना है 1 + nx। तो ऐसे ही मैं देखता हूँ कि 9 + 2x की पावर 1/2 दिया हुआ है, फिर उसके बाद दिया हुआ है 3 + 4x, और नीचे जो दिया हुआ है वो हमारा दिया हुआ है 1 - का x और पावर है 1/5। तो इसको पहले जो नीचे दे रखा है उसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, यहाँ से मैं हटा देता हूँ और इसको मैं ऊपर ही ले जाता हूँ। तो 1 - का x - 1/5, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इन चीज़ों को मैं यूज करूँगा, देखो इसमें तो यूज करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि पावर 1 है, ठीक है, बहुत सिंपल से लिखा हुआ है, केवल इन दोनों में यूज करना है मुझे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको 9 को 1 बनाता हूँ। 9 को 1 बनाने के लिए क्या हो जाएगा, 1/2 पावर है, 9 को बाहर लेता हूँ, तो 9 बाहर आएगा तो 3 ओवरऑल बाहर निकल के आएगा। तो हो जाएगा 1 + 2/9x पावर 1/2, ठीक है। अब ऐसे ही ये भी कर लेता हूँ, इसका भी मैं 3 कॉमन ले लूँ, ज़्यादा अच्छा है। 3 कॉमन ले लिया तो ये 1 + 4/3x, ठीक है। ये कॉमन क्यों ले लिया अभी थोड़ा आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये ऑलरेडी 1 दे रखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 - x की पावर -1/5। इस फॉर्मूले के थ्रू इसमें यूज करता हूँ, इसमें यूज करता हूँ। तो ये 3 × 3 9 हो गया। जब इसमें आ जाएगा तो 1 + nx, 1 प्लस ये ओवरऑल x है, मतलब कि 2x/9 ये ओवरऑल x है, और इसके साथ 1/2 का बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1/2 × 2/9x। इसको 1 + 4/3x, इसमें कुछ भी ज़रूरत नहीं थी। इसमें क्या हो जाएगा 1, अब देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम 1 प्लस ही लिखेंगे, इसको n को -1/5 और जो x है वो हमारा -x है, ठीक है। तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपकी। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं 9 ये 2 से 2 कट जाएगा। अभी हमारा ब्रैकेट हो गया x/9। दूसरा वाला है 1 + 4/3x, और जो पीछे वाला है वो माइनस प्लस हो जाएगा 1/5x। यहाँ तक आ गए। यदि मैं अभी इन टर्म्स का मल्टीप्लाई करूँ तो देखेंगे आप, तो 1 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ओवरऑल 1 आएगा, और हायर पावर में कौन जाएगा x का यदि गुणा करूँ तो x³ बन जाएगा, और जो x³ है वो उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, तो निगलेक्ट कर देंगे। x भी बनेगा, पावर x² भी बनेगा। तो मुझे कहाँ तक रखना है, केवल x वाला रखना है, x² जो बन रहे होंगे इनको हटा देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपने जैसे ही देखा केवल जो कांस्टेंट वाला है टर्म्स है 1 1 1, इनका मल्टीप्लाई करूँ तो केवल वही कांस्टेंट बनेगा। उसके अलावा फिर जब x वाला कहाँ पे बनेगा हमारा, कि हम इस वाले x/9 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, x/9 हो गया, और इस x/9 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तब भी x/9 बनेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ से 3 कॉमन ले लिया था कि 1 हो जाता है तो मुझे कैलकुलेशन में काफ़ी आराम रहती है, ठीक है। और ये 4/3x किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए, इस 1 के साथ, और ये वाला जब इसके साथ होगा तो ओवरऑल क्या है कि जो x के टर्म्स हैं उनको सीधा सीधा आप जोड़ लीजिए, बस वही आपके
एक्स की पावर्स बनाएंगे और कुछ नहीं बनाएगा, मतलब एक्स की पावर 1 वाले टर्म्स बनाएंगे। इसके अलावा जो भी आएंगे वो टर्म्स आपके एक्स स्क्वायर के होंगे और एक्स क्यूब के होंगे। तो इसको हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। 9 1 प्लस एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 45, काम चल जाएगा अपना, बिल्कुल चल जाएगा। तो 9 पना 45, ये 5x हो जाएगा। 3 का पाड़ा पढ़ते हैं, तो 3 का पाड़ा पढ़ेंगे 15 बार जाएगा, 15 चौकू 60 होता है। और x यहाँ से हटा दे रहा हूँ मैं, x बाहर लिख दूँगा। और 5 का पाड़ा पढ़ेंगे तो ये 9 बार जाएगा, ठीक है। तो 9 5 14, 14 और 60 74। तो 9 1 प्लस 74 बटे 45 x। इस 9 को अंदर ले आइए, तो 9 प्लस 9 पना 45 होता है, तो 74 बटे 5 x। ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, जिसमें भी दिया है उस पर टिक लगा लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, मेरा फेवरेट टॉपिक, सबसे इजी टॉपिक होता है, सबके लिए नहीं होता है, मेरे लिए है खासकर। क्वेश्चन क्या दिया, हाउ मैनी इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स, इवन क्या होता है, जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 ये डिजिट्स होते हैं, ठीक है। मतलब कि बेसिक डेफिनेशन दे होते हैं वो नेचुरल नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो वैसे भी आप जानते होंगे, कोई बड़ा नंबर भी लिखा हो तो आप 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, लास्ट के केवल यूनिट प्लेस का डिजिट चेक कर लेते हैं। और क्या दे रखा है, जो नंबर है वो आपको किसके बीच में चेक करने हैं, सारे 4000 एंड 7000 के बीच में। और उसमें भी क्या कह रहे हैं, है 4 डिफरेंट डिजिट, मतलब कि 4 डिजिट के नंबर्स आपको लेने हैं, वो भी चारों डिजिट डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। तो चलो पहले हम थोड़ा सा इसी पे डिस्कस कर लेते हैं कि जो 4 डिजिट के नंबर आप बना रहे हो तो उसमें 4 डिब्बे बनाते हैं, एक एक डिजिट सेट कर देंगे हम लोग। इस पर कंडीशन इन्होंने ये लगाई हुई है कि यहाँ पर जो डिजिट हैं 0 2 4 6 8, केवल ये 5 डिजिट यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक। 0 2 4 6 8। इसके अलावा कंडीशन यहाँ पर भी लगी हुई है, नंबर जो है वो 4000 से बड़ा होना चाहिए और 7000 से छोटा। तो यदि मैं 4 फिल कर दूँ तो नंबर इसके पीछे 4 के अलावा कोई भी नंबर कुछ ना कुछ फिल करेंगे तो 4000 से बड़ा ही नंबर बनेगा, ठीक है। 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 नहीं हो सकता है। यदि आपने 7 यहाँ पे फिल कर दिया, पीछे कुछ भी कोई डिजिट आ गया तो वो नंबर आपका 7000 से बड़ा निकल जाएगा। तो 2 जगह कंडीशन आपने देख ली। तो प्रायोरिटी हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो यहाँ की है और सेकंड प्रायोरिटी यहाँ की है। तो अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। सबसे इजी तरीके से हम बताते हैं, ठीक है। हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करना चाहते हैं, बहुत इजी वे से। तो प्रॉब्लम ये है कि जो डिजिट आपने यहाँ फिल कर दिया वो डिजिट आप यहाँ फिल नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप डिफरेंट रखना है, ठीक है। तो ऐसे करके, और यहाँ पे यदि आपने 0 फिल कर दिया तो 0 तो यहाँ वैसे नहीं फिल कर सकते हो, क्यों, क्योंकि आपने 0 यहाँ फिल कर दिया तो 3 डिजिट का नंबर रह जाएगा। तो बिल्कुल आराम से करते हैं। तो सबसे पहले एक केस देख लेते हैं, दिस यहाँ पर हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 0 फिल कर देता हूँ। और 0 को किसी पर्टिकुलर पेज से फिल करने का कितने तरीका होता है, केवल एक तरीका होता है। आपने 0 फिल कर दिया, अब आते हैं यहाँ पर, हमारे पास 10 डिजिट होते हैं, उसमें से एक फिल हो चुका है, ठीक है। अब हमारे पास है 4 5 6। तो 4 5 6 क्या यहाँ फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप 0 ही फिल किया और कोई फिल नहीं किया। तो आप जो ये वाला प्लेस है केवल 3 तरीके से फिल कर सकते हो, 4 या फिर 5 या फिर 6, ठीक है। अब हमारे पास कितने डिजिट चले गए हैं, 2 डिजिट बचे, कितने, 8। उन 8 में से एक प्लेस यहाँ फिल कर दीजिए और एक प्लेस यहाँ फिल कर दीजिए, क्लियर। तो ये था हमारा केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 देख लेते हैं। केस नंबर 2 में क्या करेंगे, 0 का काम हो गया। अब के बाद हम यहाँ पे 2 फिट करते हैं, तो एक ही तरीका होगा यहाँ पे 2 फिल करने का। 2 यहाँ पे फिल हो गया, तो 4 5 6 अभी भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 3 ही तरीके से भरे जाएंगे। 2 डिजिट हमारे कम हो गए हैं, तो यहाँ पे 8 और 7, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं अब केस नंबर 3 पर। केस नंबर 3 आ जाता है हमारे पास 4 6 और 8 के लिए, ठीक है। तो 0 हो गया, 2 हो गया, अगला वाला 4 उठा लेते हैं। 4 मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, तो एक ही तरीका फिल करने का। 4 हमारा ऑलरेडी फिल हो चुका है, मतलब कि 4 यहाँ से नहीं भर सकते। अब केवल 5 और 6, केवल 2 तरीके हमारे पास, ठीक। 2 डिजिट हमारे कम हो चुके हैं,
2 डिजिट यदि कम हो गए तो हमारे पास कितने बचे 8। तो ये 8 तरीके से और ये 7 तरीके से। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए केस 4। केस 4 में क्या है, 4 डिब्बे बना लिए। अब यहाँ पे 6 फिल करते हैं। तो 6 यदि जैसे ये 4 वाला केस था वैसे ही 6 वाला हो जाएगा, क्योंकि 6 ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो 6 यही है, बिल्कुल कॉपी कर देता हूँ। ऊपर वाला सेम केस है। केस नंबर 5। केस नंबर 5 ये कहता है 4 डिब्बे बनाए, अभी 8 वाला बचा हुआ है 8। तो 8 को भरने का तरीका एक ही है। ठीक है, तो 8 यहाँ हो गया। अब यहाँ पर 4 5 6 ही भर सकते हैं, 8 की भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब कि ये 3 तरीके से आप फिल कर सकते हो। 2 हमारे डिजिट कम हो गए, यहाँ पे 8 तरीके से और यहाँ पर 7 तरीके से। ठीक है, तो यही जितनी कंडीशन थी मैंने सारी डिस्कस कर दी हैं। जो केस होते हैं, केस के जो भी आंसर्स आते हैं उनको मुझे सम करना होता है, तो आप जानते हैं। तो इसको आप 3 × 8 × 7 कर लेते हैं। 3 × 8 × 7 आपका 8 3 24, 24 7 होता है 168 होता है। ये भी आपका 168 हो गया। 387 ये आपका 168 हो गया। और ये आपका बच्चा 8 दूनी 16, 16 7 होते हैं 112। ओके, दिस एंड दिस, इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 और 4 28, 28 होता है। इसमें से किसका यूनिट प्लेस 8 है, इसका है, तो केवल यही आंसर हो जाएगा। और किसी का 8 होता तो मुझे आगे ऐड करने की ज़रूरत थी, केवल 8 इसी में है तो सीधे सीधे उस पर टिक लगा दिया। कुछ नहीं तो आप में 3-4 सेकंड बच गए। एक इंटीग्रेशन देखते हैं, ये निम्नसेट का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस इंटीग्रेशन में दिया हुआ है x e⁻x डिवाइडेड बाई √1 + ex। ठीक है, तो थोड़ा सा कठिन लग रहा है क्वेश्चन, ट्राई करते हैं। क्या करते हैं इसमें कि अंडर के अंदर जो वैल्यू दे रखी है उसको समथिंग किसी के बराबर मान लेते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट 1 + e⁻x = t²। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे t² रखेंगे तो अंडर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो t बच जाएगा हमारा। तो इसको dx कैसे रिप्लेस करेंगे, तो ये आप जानते ही हैं। तो ये हो जाएगा 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, e⁻x का यही होता है, तो ये हो जाएगा 2t dt। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो, यहाँ पे जो e⁻x है वो तो आराम से रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन x कैसे रिप्लेस होगा उसके लिए आपको थोड़ा यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। तो e⁻x = t² - 1, और यदि log ले लोगे तो यहाँ से log लोगे तो log e 1 हो जाता है, तो यहाँ x बचेगा, और log of t² - 1। ठीक है, तो इतना रिप्लेसमेंट करना है। तो आपका जो ये वाला इंटीग्रेशन दे रखा था वो इस तरह से कुछ हो जाएगा। x की वैल्यू log t² - 1 है हमारी। ठीक, नीचे वाला पार्ट सॉरी e⁻x बचा हुआ है, तो e⁻x जो बचा हुआ है वो e⁻x dx 2t dt में चला जाएगा, तो ये 2t dt में चला गया। इतना क्लियर हो गया। और जो नीचे वाला था वो हमारा t हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इस t से ये वाला t कैंसिल कर लूँ तो हमारा बचा क्या, ये 2 बाहर लिख दूंगा। ठीक है, तो 2 बाहर लिख दिया। अब इसके बाद केवल log बचा। log का इंटीग्रेशन मुझे डायरेक्ट नहीं आता है, तो log का जब भी इंटीग्रेशन आता है तो मुझे क्या करना होता है, 1 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, 1 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, अब उसको सॉल्व करता हूँ। 2 मैंने पहले बाहर लिख लेता हूँ। कैसे करता हूँ, 1 का इंटीग्रेशन होगा, log का डिफ्रेंसीशन। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का काम चलता है हमारा। तो ये हो जाएगा t log of t² - 1, फिर माइनस का साइन लगता है, इंटीग्रेशन का साइन लगता है। 1 का इंटीग्रेशन फिर से होगा, t हो जाएगा, और इसका डिफ्रेंसीशन होगा। इसका डिफ्रेंसीशन log का क्या होता है, 1/, तो 1/, में t² - 1 हो गया, और t² - 1 का फिर डिफ्रेंसीशन, तो ये हो जाएगा 2t - 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये t² का इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, और 2 क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो इसको ऐसे लिख लेता हूँ, t log of t² - 1 माइनस 2 बाहर ले लिया, ये हो जाएगा t² डिवाइडेड बाई t² - 1 dt। अब यहाँ पे क्या हो गया, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक बन गया। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर पहली बात तो पावर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ऊपर की पावर हमेशा कम होनी चाहिए। यहाँ पे पावर कैसी है, इक्वल है, तो हम डिवाइड कर लेते हैं, या कभी कभी थोड़ा सा इजी वे में आ जाता है। t² - 1 दे रखा है तो सीधा सीधा यहाँ पे -1 कर लीजिए और +1 कर लीजिए। तो ये वाला जो पार्ट है वो हमारा कुछ इस तरह से हो गया, 1 + 1/,
टी स्क्वायर माइनस 1। क्लियर। तो अब जो इतना पार्ट बचा हुआ है इसका आपको डिफ्रेंशिएशन वगैरह आना चाहिए, सॉरी इंटीग्रेशन वगैरह आना चाहिए। तो इतना जो पार्ट का करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे t हो जाएगा और 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो दिस इज़ 1 अपॉन 2a। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला में क्या होता है, 1/2a आता है। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, तो 1/2 log ऑफ t माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1। ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, बिना फॉर्मूले याद किए हुए सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब टोटली हमारे यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो गया। जैसे ही साइन खत्म हो जाए वहाँ पे c लगा लीजिए। अब जो बचा हुआ था उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और ये 2 का मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2t log ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 और 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 का हो गया 4। क्लियर। तो यहाँ तक आप पहुँच गए। अब जब यहाँ पहुँच गए तो फिर क्या करेंगे, जो आपने ऊपर माना हुआ था 1 प्लस ई की पावर एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, और ई की पावर एक्स जहाँ मिलेगा वहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 1 रिप्लेस करना है, जहाँ पे एक्स मिलेगा वहाँ पे लॉग टी स्क्वायर माइनस 1 रिप्लेस करना है। तो केवल अब रिप्लेसमेंट आपका बचा हुआ है, तो कर लेते हैं। तो हमारे पास रिप्लेसमेंट हो जाएगा 2 और t की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, √1 प्लस ई एक्स, 1 प्लस ई की पावर x, और log 2 ई स्क्वायर माइनस 1, ये आपको पता होगा। यहाँ से क्या निकल के आएगा, x डायरेक्ट दे रखा है। यहाँ तक हो गया हमारा माइनस 4 का गुणा कर लेते हैं, माइनस 4t, और t की वैल्यू आपको साफ साफ √1 प्लस ई एक्स, इतना हो गया। अब यहाँ पे माइनस का साइन आ गया और ये 2 हो जाएगा, 4 है जिसका मल्टीप्लाई करेंगे, और log t की वैल्यू √1 प्लस ई एक्स, 1 प्लस ई की पावर एक्स माइनस 1 अलग से, और यहाँ पर भी ऐसे लिख दूंगा दिस, और प्लस सी। क्लियर। अब देखो √1 प्लस ई एक्स, √1 प्लस ई एक्स, इन दोनों को आप एक साथ कर लीजिए। तो यहाँ से यदि मैं कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा √1 प्लस दिस, और यहाँ पे 2x हो जाएगा, और यहाँ पे -4 हो जाएगा, और पीछे वाला तो केवल कॉपी ही करना है आपको, प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अच्छे से रिवाइज कर लीजिए इसको, वीडियो रोक के देखिएगा आराम से। और जहाँ पे जो फार्मूला नहीं आ रहा है तो उसमें आपके जो कुछ के नोट्स बने होंगे उसमें उन फार्मूले को पहले देख लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व करिएगा और 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप यदि इतने टफ क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाएंगे तो क्या होता है कि जो आपके इजी क्वेश्चंस होते हैं वो फिर आप सॉल्व करने में बहुत आसानी रहती है, और उसमें बहुत कम समय में सॉल्व हो जाते हैं हमारे। और पेपर में अधिकतर इजी क्वेश्चन ही आते हैं, 1-2 टफ क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो उस टाइम पेपर में किए भी नहीं जाते हैं। ठीक है, टफ क्वेश्चन केवल वही हैं कि जो आप ऑलरेडी पहले से प्रैक्टिस कर चुके हैं या जिनके आंसर्स याद हैं, तभी आप उनको टच कीजिए, नहीं तो अदरवाइज़ पेपर में छोड़ने की कोशिश करें। और इजी क्वेश्चन जितने ज़्यादा हों उतने करने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि नंबर आपको बराबर ही मिलना है। इजी क्वेश्चन करोगे तब भी इतना ही नंबर मिलता है, टफ क्वेश्चन करेंगे तब भी इतना ही नंबर मिलता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, इजी क्वेश्चन आपका 1 मिनट में हो रहा है, टफ क्वेश्चन आपका 5 मिनट में हो रहा है, तो आपके 5 मिनट में इजी क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 5 नंबर आपको किस में ज़्यादा मिलेंगे, 5 क्वेश्चन में, ना कि 1 क्वेश्चन में।